नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर है, यह 9वां प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। जो प्रैक्टिस सेट है आज 9वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हमने 8 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं। यह दोस्तों यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाता है सुबह 9:30 बजे की क्लास में। यह कई दिनों के बाद आज प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ख़राब होने की वजह से आपका प्रैक्टिस सेट अपलोड नहीं किया जा रहा है बीच में। ठीक दोस्तों, तो आज से अब लगातार आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 9वां है, इससे पहले अगर आप वीडियो 8 नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ बात करें आपको तो 3:30 बजे की क्लास में RWA का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है, वहां आप जुड़ना ना भूलें। तो अगर बात करें दोस्तों दोनों क्लास का आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, RWA का हो या फिर यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट हो, दोनों को प्रैक्टिस सेट आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो चलिए आज का हम प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9वां से। तो आज का पहला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि अकबरनामा के निम्नलिखित भागों में से किसे जो है आईने अकबरी कहा जाता है। जो अकबरनामा पुस्तक है उसके किस भाग को जो है आईने अकबरी कहा जाता है। पहला भाग को, दूसरा भाग, तीसरा भाग या फिर चौथे भाग को आईने अकबरी कहा जाता है। तो अकबरनामा का बात करें दोस्तों, अकबरनामा जो पुस्तक है इसकी रचना जो है अबुल फजल द्वारा की गई है। अकबरनामा की पुस्तक की बात करें तो इसके लेखक जो हैं अबुल फजल हैं, अबुल फजल हैं दोस्तों। और यह एक पुस्तक अकबरनामा लिख रहे थे जो कि 1551 से लेकर 1591 से लेकर 1598 ईस्वी तक टोटल 7 वर्षों में इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है अकबरनामा। क्या नाम दिए हैं? अकबरनामा। अकबरनामा को टोटल कितने 7 वर्षों में लिखा गया है। और इसका जो है तीसरा भाग जो है, तीसरा भाग को आईने ए अकबरी कहा जाता है। तीसरे भाग को क्या कहा जाता है? आईने ए अकबरी कहा जाता है। यही हमसे पूछा गया है कि अबुल फजल की जो पुस्तक है अकबरनामा, अकबरनामा के किस भाग को आईने ए अकबरी कहा जाता है। तो आईने ए अकबरी किस भाग को कहा जाता है? तीसरे भाग को कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। और अगर पूछा जाए कि अकबरनामा के पुस्तक के लेखक कौन है, तो अबुल फजल हैं। अगर वहीं पूछ लिया जाए कि अकबरनामा जो पुस्तक है कब लिखी गई है, कितने वर्षों में लिखा गया है, तो यह 7 वर्षों में लिखा गया है दोस्तों। 7 वर्षों में 1551 से लेकर 1591 से लेकर 1598 ईस्वी तक टोटल 7 वर्षों में लिखा गया है अकबरनामा को। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित किस जो है सल्तनत के शासक ने प्रशासन में जो है स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहित किया था। कौन शासक था कि जो कि प्रशासन में स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहित किया था? बलबन था, जलालुद्दीन था, फिरोज शाह तुगलक या इब्राहिम लोदी था। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों फिरोज शाह तुगलक जो है, फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी हमारा होता है। फिरोज शाह तुगलक ने प्रशासन में स्वयं को घूसखोरी को प्रोत्साहित किया था, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। और फिरोज शाह तुगलक को जो है दोस्तों नहरों का निर्माण के लिए जाना जाता है। फिरोज शाह तुगलक जो है नहरों का अधिक निर्माण किया था, इसलिए जो है इसे नहरों का निर्माण के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पूछा जा रहा है कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। ब्राह्मी लिपि जो है उसे सबसे पहले कौन व्यक्ति पढ़े थे? ए कनिंघम, या फिर एएच दानी, या फिर ब्यूलर, या फिर जेम्स प्रिंसेस ने पढ़े थे। तो ब्राह्मी लिपि की बात करें दोस्तों, तो ब्राह्मी लिपि को जो है 1837 ईस्वी में सबसे पहले जो है जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। जेम्स प्रिंसेस ने जो है पहली बार ब्राह्मी लिपि को पढ़े थे। और कब पढ़े थे? 1837 ईस्वी में। ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले कौन व्यक्ति पढ़े थे? जेम्स प्रिंसेस पढ़े थे। कब पढ़े थे? 1837 ईस्वी में। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें मिलान करना दिया गया है। इसमें दिए गए हैं वेद दिए गए हैं और उनके कुछ ब्राह्मण दिए गए हैं। तो ऋग्वेद को क्या कहा जाता है दोस्तों? ऋग्वेद को जो कहा जाता है, यह कहा जाता है आपका दोस्तों ऐतरेय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऐतरेय।
और सामवेद के ब्राह्मण को क्या कहा जाता है? तो सामवेद के ब्राह्मण को पंचविश कहा जाता है। अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद को गोपथ कहा जाता है और यजुर्वेद को शतपथ ब्राह्मण कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा। पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, ऑप्शन सी में दिख रहा है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला और चौथे का दूसरा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है, इसमें कह रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में स्थापित जो है सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, उसके तहत जो है कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। उसमें पूछा गया कि उसके प्रथम जो है मुख्य न्यायाधीश कौन थे? विलियम पिट थे, या फिर हेनरी वेसिटार्ट थे, एलिजा एम्पे थे, या फिर जाब चारनाक थे? तो जो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुए थे, तो उस समय उसके मुख्य न्यायाधीश जो थे एलिजा एम्पे थे। कौन थे? एलिजा एम्पे। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा, एलिजा एम्पे थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है, इसमें कह रहा है कि 7वां प्रश्न है, भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम जो है प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? भूदान आंदोलन जो है सबसे पहले किस राज्य से प्रारंभ किया गया था? आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से, या फिर उत्तर प्रदेश से? तो भूदान आंदोलन जो सबसे पहले शुरुआत किया गया था, यह किया गया था आपका आंध्र प्रदेश के जो है पोचमपल्ली गांव से। आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव से जो है भूदान आंदोलन की शुरुआत की गई थी। कहाँ से? भूदान आंदोलन की शुरुआत जो है आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव से। और भूदान आंदोलन का जो प्रारंभ कौन किए थे? तो विनोबा भावे किए थे। कौन थे? विनोबा भावे। विनोबा भावे थे दोस्तों। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गदर पार्टी की स्थापना हुई थी दोस्तों, कहाँ हुई थी? अफगानिस्तान में, बर्मा में, या फिर और ऑप्शन दिए गए हैं, इंग्लैंड में, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। तो गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, सभी को पता होगा गदर पार्टी की स्थापना जो है यूएसए में हुई थी। कहाँ? यूएसए में। यूएसए में कौन व्यक्ति किए थे? गदर पार्टी की स्थापना जो है 1 नवंबर 1913 ईस्वी में यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में होती है, जिसके संस्थापक थे लाला हरदयाल। कौन थे? लाला हरदयाल थे। और इनके अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो इनके अध्यक्ष उस समय कौन थे? तो इनके अध्यक्ष थे सोहनलाल। कौन थे? सोहन सिंह भाखना थे। सोहन सिंह भाखना थे। लेकिन हमसे पूछा गया था कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, तो गदर पार्टी की जो स्थापना है यह यूएसए में होती है दोस्तों। कहाँ? यूएसए में। हमसे यही पूछा गया है। तो गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। इसके संस्थापक की बात पूछा जाए तो संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल थे। अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो सोहन सिंह भाखना थे। कौन थे? सोहन सिंह भाखना। और गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1913 को हुई थी। 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों, 9वां प्रश्न है, मिलान करना है कि कौन व्यक्ति जो थे किस व्यक्ति को मारे थे। जैसे भगत सिंह किस व्यक्ति को मारे थे? सभी को पता होगा, सॉन्डर्स को मारे थे। सॉन्डर्स को मारे थे भगत सिंह। खुदीराम की बात करें, खुदीराम बोस या किंग्सफोर्ड को मारे थे। और मदन लाल ढींगरा जो थे, मदन लाल ढींगरा जो थे करजन वायली को मारे थे। और उधम सिंह ने लंदन में जाकर डायर को मारा था। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? पहले का दूसरा, दूसरे का पहला। पहले का दूसरा, दूसरे का पहला जो है ऑप्शन ए में दिख रहा है। पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है कि देसी भाषा प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? जो देसी भाषा प्रेस अधिनियम था किस वर्ष पारित किया गया था, यह हमसे पूछा गया था। बात करें दोस्तों, वर्नाकुलर एक्ट एक आया था। वर्नाकुलर एक्ट प्रस्ताव जो था यह आया था 1878 ईस्वी में, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में आया था। वही हमसे पूछा गया था कि देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसके शासनकाल में या किस समय आया था। यह हमसे पूछा गया था किस समय आया था। तो वर्नाकुलर एक्ट जो है 1878 ईस्वी में आता है।
उस समय शासक कौन था? तो उस समय शासक था लिटन के समय में आया था वर्नाकुलर एक्ट 1878 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है स्वेज नहर क्षेत्र में जो है उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाली झीलों का सही क्रम क्या होगा? स्वेज नहर से जो है स्वेज नहर क्षेत्र से उत्तर से दक्षिण की ओर आने पर कौन सी जो है झील क्रमानुसार पड़ेंगी, यह हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले जो पड़ती है आपकी दोस्तों, यह पड़ती है उसमें जो स्वेज नहर से दक्षिण की तरफ आएंगे तो लेक मंजिला पड़ती है। कौन है? लेक मंजिला। और दूसरे ऑप्शन पे आती है आपकी लेक टिम्सा आती है। तो हमारा पहला दिया गया है जो है लेक मंजिला, दूसरे पे लेक टिम्सा, तीसरे पे ब्रेट लेक होता है, फिर लास्ट में आती है आपकी लिटिल बिटर लेक। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? इसमें पूछा गया है कि रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है, संगमरमर नहीं है, या फिर क्वार्टरजाइट है, या स्लेट है, ग्रेनाइट है। तो इसमें पूछा गया है कि रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। तो रूपांतरित चट्टानों का जो उदाहरण नहीं है आपका ग्रेनाइट नहीं है। ग्रेनाइट जो है रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? बैलाडीला मध्य प्रदेश, पहला गलत दे दिया। दूसरे की बात करें केमानकुंडी जो है कर्नाटक, सही है। सिंहभूम झारखंड, मयूरभंज उड़ीसा में है। तो हमारा जो पहला दिया है बैलाडीला की खान जो है यह मध्य प्रदेश में नहीं है दोस्तों। बैलाडीला की खान जो है छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में है। बैलाडीला की खाल कहाँ है? यह खान है छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में, दंतेवाड़ा जिला में है दोस्तों। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? पहला ही सही होगा। यह पहला गलत बताया गया है कि बैलाडीला खान मध्य प्रदेश में नहीं है, यह छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है 14 नंबर का प्रश्न है किशनगंगा एक सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है? रावी की है, चेनाब की, झेलम की, या फिर व्यास नदी की है? पूछा गया है किशनगंगा किसकी सहायक नदी है। किशनगंगा की बात करें दोस्तों तो यह झेलम की एक सहायक नदी है। किसकी है? झेलम की है। ऑप्शन सी हमारा होता है किशनगंगा जो है झेलम की एक सहायक नदी है, और यह जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग के पास से निकलती है किशनगंगा, और यह जाके 245 किलोमीटर के बाद जो पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद ज़िले में जो है झेलम से जाके मिल जाती है। किशनगंगा की बात करें दोस्तों, किशनगंगा कहाँ से निकलती है? किशनगंगा आपकी निकलती है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के पास एक सोनमर्ग है, वहाँ से निकलती है। सोनमर्ग से निकलने के बाद 245 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 245 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद पाकिस्तान के जो है मुजफ्फराबाद ज़िले में जाती है, वहाँ झेलम से जाके मिल जाती है। तो वही हमसे पूछा गया है किशनगंगा जो है किसकी सहायक नदी है? तो यह झेलम की जो है एक सहायक नदी है। 245 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद झेलम में जाके मिल जाती है किशनगंगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा 15 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? विनिमय दर की स्थिरता को बनाए रखना, या फिर मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, या सी ऑप्शन है पुनर्निर्माण हेतु ऋण देना, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विश्व बैंक का जो उद्देश्य होता है दोस्तों, इसका उद्देश्य होता है पुनर्निर्माण के लिए ऋण देता है, फिर से खड़ा होने के लिए यह कर्ज देता है दोस्तों। और अगर बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जो होती है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो होती है आपकी 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 1945 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो 16 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक थी? 2011 की जनगणना के अनुसार जो है किस राज्य की जो है ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक थी? ऑप्शन आपके सामने है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो किस राज्य में जो है सबसे ज़्यादा ग्रामीण लोग रहते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार पता लगाया गया है।
तो यह लगाया गया है आपका उत्तर प्रदेश राज्य में जो है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में जो है ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या जो है सबसे अधिक। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। इसमें पूछा जा रहा है 17 नंबर का प्रश्न है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया था, किस वर्ष जो है प्रारंभ किया गया था किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड की बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना जो हुई थी, इसका प्रारंभ जो किया गया था यह किया गया था आपका 1998 से लेकर 1998 से 99 में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी शुरुआत किया गया था कि जो है किसान क्रेडिट कार्ड के 1998 से 1999 के बीच में। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें 18 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जो है दलहनों का उत्पादन जो है सर्वाधिक होता है। कौन सा राज्य है दलहन सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है? उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। तो दलहन की बात की जाए दोस्तों, सबसे अधिक जो दलहन उत्पादन की जाती है यह आपका जो है मध्य प्रदेश से किया जाता है। कहाँ से? मध्य प्रदेश से। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। दलहन उत्पादन सबसे अधिक जो होता है यह मध्य प्रदेश में होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा गया है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक कौन है दोस्तों? भारतीय स्टेट बैंक है, या फिर LIC और GIC है, या फिर IBD जो है IDBI है, या फिर उपयुक्त सभी है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक जो है दोस्तों इनमें से जो है सभी हैं। ऑप्शन डी हमारा होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही कि इनमें से सभी जो हैं ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के प्रवर्तक हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें 20 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न करों में से कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया गया तथा वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है। प्रश्न का कहने का मतलब है कौन सा टैक्स है जो संघ द्वारा लगाया जाता है और वसूला भी जाता है संघ द्वारा ही, लेकिन जो उसका बंटवारा होता है संघ के साथ साथ कुछ जो है राज्य में भी बांटा जाता है। यह हमसे पूछा गया है। तो कौन सा टैक्स है, कौन सा कर है? कॉरपोरेशन कर है, कृषि आय के अतिरिक्त अन्य आय का जो है आय पर कर जो लगाया जाता है उससे, या फिर रेल किराए तथा माल भाड़े पर कर जो लिया जाता है उसको राज्यों में बांटा जाता है, या सीमा शुल्क को जो है राज्यों में बांटा जाता है। तो इसकी बात करें दोस्तों, इसका सही आंसर जो होगा, इसका आपका सही आंसर होगा कृषि आय से जो है कृषि आय के अतिरिक्त अन्य कर जो होते हैं यह संघ द्वारा लगाया जाता है और वसूला भी जाता है संघ द्वारा ही, लेकिन जब इसका बंटवारा होता है तो संघ के साथ साथ राज्यों में कुछ इसका भाग जो है बांटा जाता है, कुछ जो है कुछ पैसे जो हैं राज्य को भी दिए जाते हैं। और इसकी बात करें तो यह संविधान की 7वीं अनुसूची में दिया गया है। 7वीं अनुसूची में कहा गया है कि अगर संघ द्वारा जो है किसी टैक्स जो कृषि के अतिरिक्त अन्य आय पर जो टैक्स लगाया जाता है वह उसको वसूलता है संघ, उसके साथ साथ अपने बंटवारा के साथ साथ अपने पास भी रखता है, कुछ हिस्सा जो है अपने राज्य में भी देता है। तो क्या आंसर होगा हमारा? ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अनुसूची 7 में यह बातें कही गई हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 21 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न तथ्यों में से कौन से पंचायती राज्य के अर्थ की जो है सर्वोत्तम व्याख्या करता है। पूछा गया है कि निम्न तथ्यों में से कौन सा पंचायती राज्य के अर्थ की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, या सी ऑप्शन तीसरा ऑप्शन है कह रहा कि सामुदायिक विकास योजनाओं में पंचायतों की सक्रिय भागीदारी, या फिर चौथा है अधिक वित्तीय शक्तियों का उपयोग करना। इसमें पूछा गया है कि जो है पंचायती राज के अर्थ की सर्वोत्तम व्याख्या कौन कौन करते हैं। सर्वोत्तम व्याख्या की बात करें दोस्तों तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करता है, एक यह होगा। आपका जो है प्रशासनिक विकेंद्रीकरण यह नहीं होगा, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण नहीं होता है। सामुदायिक विकास योजनाओं में जो है पंचायतों की सक्रिय भागीदारी यह बिल्कुल सही है। फिर अगला है कि इसमें पूछा गया कि अधिक वित्तीय शक्तियों का उपयोग किया जाता है, नहीं इसमें नहीं किया। तो हमारा क्या होगा? पहला और तीसरा सही है। पहला तीसरा किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। पहला और तीसरा जो है सही बातें कही गई हैं।
22 नंबर का प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? भारत में जो है उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, 28 जनवरी 1950, 29 जनवरी 1950 या फिर 30 जनवरी 1950 को किया गया था। उच्चतम न्यायालय की उद्घाटना पूछा है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय की उद्घाटना कब हुई थी? तो उच्चतम न्यायालय की जो उद्घाटना हुई थी दोस्तों, यह हुई थी आपकी 28 जनवरी 1950 को हुई थी। 28 जनवरी 1950 को उच्चतम न्यायालय की उद्घाटना हुई थी। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 23 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? इसमें पूछा गया है कि कौन सा जो है संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? सरकारिया आयोग, राजमन्नार समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति या फिर पुंछी आयोग। तो इसमें सही आंसर जो होगा दोस्तों, संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है, यह आपकी इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है यह आपकी संघ राज्य से संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होता है। जो इंद्रजीत गुप्ता समिति है यह संघ राज्य संबंध से बिल्कुल मेच नहीं खाती है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। इसमें पूछा जा रहा है 24 नंबर का प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जो परिवर्तित किए गए उनके संबंध में है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? पूछा गया कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में 42वां संविधान संशोधन द्वारा क्या वक्तव्य जो है सही लिखा गया है, इसमें बताया गया है। पहला है, इसमें कह रहा है कि इसके राज्य को नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान करने के लिए सक्षम बनाया गया है। या फिर दूसरा है, कह रहा है कि इसमें जो है राज्यों के द्वारा उपक्रमों के प्रबंध में कामगारों की सहभागिता प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है। या तीसरा है, इनमें दहेज प्राप्ति को दंडनीय अपराध माना गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन जो इसमें राज्यों को नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान करने के लिए सक्षम बनाया गया था, यह बिल्कुल बातें सही कही गई हैं। और दूसरी बात यह भी बात सही है कि इनमें राज्य के लिए उपक्रमों के प्रबंध में कामगारों की सहभागिता प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है। लेकिन यहीं जो कहा गया है कि इनमें दहेज प्राप्ति को दंडनीय अपराध माना गया है, तो यह नहीं माना गया है। डीपीएसपी में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। तो हमारा पहला और दूसरा जो है सही होगा, पहला और दूसरा जो है सही होंगे। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं। 25 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, इसमें मिलान करना है दोस्तों। संविधान के कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं और उनका किससे संबंध है यह हमको बताना है। तो चलिए बात करते हैं अनुच्छेद 40 में। तो अनुच्छेद 40 में क्या कहा गया है दोस्तों? तो अनुच्छेद 40 सभी को पता होता है, पंचायतों का गठन है। किसमें कहा गया? अनुच्छेद 40 में पंचायतों का गठन की बात की गई है। और 41 में बात करें तो वहीं काम करने का अधिकार है। काम करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो यह आपका अनुच्छेद 41 में है, काम करने का अधिकार। 44 की बात करें, 44 में समान नागरिक संहिता है। 48 में कृषि एवं पशुपालन व्यवस्था की गई है। तो पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसमें जो है अनुच्छेद 40 में कहा गया है गांव पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। और 41 में बात कही गई है काम करने का अधिकार है, आपको काम करना पड़ेगा। और 44 में कहा गया समान नागरिक संहिता है। 48 में कहा गया कृषि एवं पशुपालन की व्यवस्था है आपको। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो 26 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? इसमें पूछा गया है कि कौन सा जोड़ा है सही सुमेलित नहीं है। इसमें पहला कह रहा है कि नियासिन जो है, नियासिन से प्लेग्रा रोग होता है, यह बिल्कुल बात सही गई है। दूसरा कह रहा है कि थायमिन से बेरी होता है, जी बिल्कुल बात सही है, थायमिन से बेरी रोग होता है। और बात करें विटामिन डी से, तो विटामिन डी से दोस्तों सूखा रोग होता है। विटामिन डी से जो है आपका सूखा रोग होता है, यह भी बात सही गई है। विटामिन के से जो है बांझेपन होता है, जी नहीं। विटामिन बांझेपन की बात करें दोस्तों, तो विटामिन जो है आपका विटामिन ई से होता है बांझेपन।
क्या होता है, विटामिन ई से होता है बाझपन। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही बात है। यह गलत कहा गया है, तो हमसे गलत पूछा था। तो विटामिन के से नहीं बाझपन होता है, विटामिन ई से जो है बाझपन होता है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो 26 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें कह रहा है कि पेशी थकान के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी होता है। थकान के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है, यूरिक अम्ल होता है, या फिर पायरुविक अम्ल होता है, या फिर बेंजोइक अम्ल होता है, या फिर लैक्टिक अम्ल होता है। तो पेशी थकान के लिए जो दोस्तों उत्तरदायी होता है, यह आपका लैक्टिक अम्ल होता है। ऑप्शन डी हमारा होता है लैक्टिक अम्ल जो है यह पेशी थकान को उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि 28 नंबर का है, किसमें कह रहा है कि जो है द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस एलपीजी का मुख्य रूप से मिश्रण है। किस किस का मिश्रण से जो है एलपीजी गैस बनाई जाती है, ब्यूटोन और ब्यूसोब्यूटेन से, या फिर प्रोपेन और ईसोब्यूटेन से, या फिर प्रोपेन और ब्यूटेन से, या प्रोपेन और टेटालिन से होता है। तो जो एलपीजी का गैस का निर्माण होता है दोस्तों, इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन में मिलाया जाता है। ऑप्शन सी होता है प्रोपेन और ब्यूटेन के मिश्रण से जो है एलपीजी गैस का निर्माण किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो 29 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प जो है कहलाता है। यशद पुष्प कौन कहलाता है दोस्तों, यशद पुष्प की बात करें दोस्तों, तो जिंक ऑक्साइड जो होता है यह यशद पुष्प कहलाता है। कौन कहलाता है, यशद पुष्प की बात करें तो जिंक ऑक्साइड जो होता है यशद पुष्प कहलाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है, तीसरा नंबर है, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा कि वर्ष की बूंदे के कारण गोलाकार होती, किसके कारण जो है जो वर्षा होती है उसकी बूंदें जो है गोलाकार होती हैं। बरसात के मौसम में जो बूंदें गिरती हैं आसमान से वह गोले क्यों होती है, गोलाकार क्यों होती हैं। द्रव्य का घनत्व के कारण होती है, पृष्ठ तनाव के कारण, वायुमंडलीय दाब के कारण, या फिर गुरुत्वीय बल के कारण होती है। तो वर्षा की जो बूंदें गोलाकार होती है दोस्तों, यह पृष्ठ तनाव के कारण जो है यह गोलाकार होती है। पृष्ठ तनाव के कारण जो है गोलाकार होती हैं। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 36 नंबर से हिंदी का प्रश्न है आपका। इसमें पूछा जा रहा है कि माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। माखनलाल चतुर्वेदी की कौन सी एक रचना है जिसपे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ऑप्शन आपके सामने है साहित्य देवता, हिम कीर्तनी है, या फिर हिम तरंगिणी है, या फिर युग चरण है। तो माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा जो रचित एक पुस्तक है जिसका नाम है हिम तरंगिणी, हिम तरंगिणी या हिम तरंगिणी भी कहा जाता है, हिम तरंगिणी को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है दोस्तों। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन सी जो है हिम तरंगिणी में जो है माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित एक रचना है जिसको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है तिलांजलि देना, कह रहा है कि तिलांजलि देना इस मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शाता है। तिलांजलि देना जो है किस मुहावरे का अर्थ है दोस्तों, मार देना, जला देना, त्याग देना, नशा कर देना, नाश कर देना, सॉरी दोस्तों, नाश कर देना। तिलांजलि देना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है इसका अर्थ होता है त्याग देना। तिलांजलि देना अर्थात त्याग देना। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है, 38 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि कृष्ण का जो है, कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है, कृष्णा होता है, कृष्ण होता है, कृषा होता है, या फिर कृष होता है। तो कृष्ण का जो स्त्रीलिंग शब्द होता है यह कृष्णा होता है। क्या होता है, कृष्णा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। और अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो 39 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध दिया गया है उसको हमको छांटना है। पहला ऑप्शन है उसे जल्दी घर जाना है, उसे जल्दी घर जाना था, यह हमसे कह रहा है। दूसरा ऑप्शन की बात करें तो हमसे पूछा जा रहा है कि मुझे वहाँ नहीं जाना है, मुझे वहाँ नहीं जाना है।
फिर कह रहा है कि वे लोग जा रहे हैं। सी ऑप्शन, डी ऑप्शन कह रहा है कि पिता ने मेरे से कहा। अब इसमें कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है? तो अशुद्ध वाक्य की बात करें दोस्तों, पिता ने मेरे से कहा, मेरे से कोई वर्ड नहीं होता दोस्तों, पिताजी ने मुझसे कहा। ऑप्शन डी हमारा यह अशुद्ध है। पिताजी मुझसे कहें या पिताजी ने मुझसे कहा, मेरे से नहीं। ठीक, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि अस्थावर का विपरीतार्थी शब्द क्या होता है? यह कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, यह हो सकता है आपके एग्जाम में छप भी जाए। अस्थावर का विपरीतार्थी शब्द क्या होता है? सभी को पता होगा कि जंगम जो होता है अस्थावर का विपरीतार्थी शब्द होता है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। अस्थावर का विपरीतार्थी जो शब्द होता है जंगम होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। जी बिल्कुल, बात सही कही है। ग्रीन स्टेडियम जो पार्क है यह कानपुर में है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जो है यह लखनऊ में है। जी बिल्कुल, यह भी बात सही कही है। महात्मा गांधी स्टेडियम जो है मेरठ में है। नहीं, मेरठ में यह नहीं है। महात्मा गांधी स्टेडियम की बात करें तो यह है दोस्तों आपके रामपुर में। कहाँ है? रामपुर। ठीक, रामपुर में है। और डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम वाराणसी में है। जी बिल्कुल, बातें सही कही गई। तो हमसे पूछा था कि कौन सुमेलित नहीं है, तो हमारा सुमेलित गलत दिया गया था, ऑप्शन सी को। जो महात्मा गांधी स्टेडियम है यह रामपुर में है। कहाँ है? रामपुर में। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 52 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। 21 फरवरी को, 27 जुलाई को, 5 अगस्त को या फिर 8 सितंबर को मनाया जाता है। तो विश्व साक्षरता दिवस जो मनाया जाता है यह आपका 8 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। 8 सितंबर को जो है विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 53 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, किसमें कह रहा है कि भारत में ऐसा कौन सा पहला एकमात्र राज्य है जहां छत पर जो है बरसात के पानी के संग्रहण ढांचों का जो है निर्माण सभी घरों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है? भारत का कौन सा राज्य है दोस्तों? तो भारत के राज्य की बात करें दोस्तों तो भारत का एकमात्र राज्य है तमिलनाडु। कौन है? तमिलनाडु है जो है। कौन है दोस्तों? तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य जो है अपने घरों के सभी जो अपने घरों के छतों पर जो है बरसात के पानी को संग्रहण करने के ढांचों का निर्माण सभी घरों के लिए अनिवार्य कर दिया है। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु है। ऑप्शन इसमें दिखाई सही नहीं दे रहा होगा दोस्तों, ऑप्शन बी वाला दिया गया है। यह गलती से हमको एक बार क्लिक से हो गया था। तो ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा कि तमिलनाडु में। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि इराविकुलम जो है, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इराविकुलम की बात करें तो यह कहाँ है? कर्नाटक में है, असम में है, केरल में है या फिर आंध्र प्रदेश में है? इराविकुलम की बात करें दोस्तों, इराविकुलम यह आपका केरल राज्य में राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इराविकुलम कहाँ है? केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों? हरिश्चंद्र जो अनुसंधान संस्था है यह कहाँ स्थित है? लखनऊ में है आपके, वाराणसी में है, प्रतापगढ़ में, इलाहाबाद में है, जिसे प्रयागराज वर्तमान समय में कहा जाता है। तो हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्था की बात करें तो यह आपका इलाहाबाद में स्थित है। कहाँ? इलाहाबाद या फिर प्रयागराज में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 56 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किस एक देशों में से जो है भूमध्य रेखा गुजरती है? किन देशों के साथ भूमध्य रेखा गुजरती है, यह हमसे पूछा गया। ब्राज़ील, जाम्बिया, मलेशिया के साथ भूमध्य रेखा जाती है? नहीं, यहाँ जो है ब्राज़ील, जाम्बिया और मलेशिया में जो है भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। और बात करें, अगला ऑप्शन है कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया। तो यहाँ जो है आपकी भूमध्य रेखा गुजरती है। कहाँ? कोलंबिया से भी, केन्या और इंडोनेशिया से भूमध्य रेखा आपकी गुजरती है। ब्राज़ील, सूडान, मलेशिया की बात करें तो यहाँ नहीं जाती है। ब्राज़ील, सूडान, वेनेजुएला, इथोपिया, इंडोनेशिया से नहीं होती है। तो हमारा क्या होगा? कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से जो है भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। कहाँ कहाँ? कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया। ऑप्शन
बी हमारा बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है 57 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे दोस्तों? जीवी मावलंकर थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, या फिर एम अनंत सैनम अयंगर थे, या फिर डॉक्टर पीवी चेरियन थे। इसमें पूछा गया है लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे। तो लोकसभा के जो पहले स्पीकर थे दोस्तों, यह आपके थे जीवी मावलंकर थे। कौन थे? जीवी मावलंकर। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं 58 नंबर का प्रश्न। इसमें पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे। जो मीर सैयद अली चित्रकार था वह किसके शासनकाल के सहयोगी था? बाबर के, जहांगीर के, अकबर के, या फिर हुमायूं के साथ चित्रकारी करता था? तो मीर सैयद अली की बात करें तो यह चित्रकारी करता था हुमायूं के साथ। ऑप्शन डी हमारा होता है हुमायूं के साथ। अगले प्रश्न की बात करते हैं